हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस। और आज हम लोग कुछ एमसीक्यू एंड पीवाई की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 है, जो आपकी यूज़फुल है नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में। और सभी लोगों के साथ आप शेयर करिए, क्योंकि यूपी के हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज़ भी हैं, एमसीक्यू भी 2 सेट हमारे पहले हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पे जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, और जिससे नोटिफिकेशन क्विजेज़ या नोट्स वगैरह जो मैं अपलोड करता रहता हूँ वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चंस आपको करना ये है कि आपको कमेंट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का, और अपना ऐड भी करते जाना कि आपने कितना स्कोर किया है, और ये आपके सारे एग्ज़ामों में आपके काम आएगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है वो पायनियर है किस चीज़ के लिए? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? फर्स्ट क्वेश्चन है तो नामांतर आंदोलन या फिर निर्भया आंदोलन, जन सुनवाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पहले आते हैं इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे। ये क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम किया गया है, अगर ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए मजदूर किसान शक्ति संगठन क्या है, उसका किस उपयोग में था, तो आपको आंसर है जन सुनवाई से रिलेटेड है, 3 नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली आपको डिटेल्स में इसका पढ़ना चाहिए, क्योंकि MKSS इज़ द मैन, कह सकते हैं RTI के लिए सबसे मुख्य रहा है ये लाने वाला। राजस्थान से स्टार्टिंग हुई थी। तो क्या है MKSS के बारे में समझते हैं। MKSS इज एन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट नोन फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मुख्यतः इसने वर्क किया, ठीक है। फाउंडिंग कब किया जाता है? 1 मई 1990 को बाय अरुणा रॉय। ये आपको नाम याद रखना है फाउंडर का, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरीली किस पे वर्क करता है ये देखते हैं। वर्क विद द वर्कर्स एंड पीजेंट इन द विलेज ऑफ सेंट्रल राजस्थान, जो सेंट्रल राजस्थान के अंदर इसने वर्क स्टार्ट किया अपना, ठीक है। मैंने हिंदी में भी दे रखा है, इसीलिए अरुणा रॉय द्वारा स्टार्टिंग हुई। ग्रामों में श्रमिकों और किसानों के साथ काम करता है, ठीक है। मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही हैं इसकी? RTI लाने में MKSS प्लेड अ वाइटल रोल, यानी कि इसमें बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया RTI लाने के लिए, जो नागरिकों के सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जो हम लोग RTI होता उसके द्वारा लाने की कोशिश की। तो आप समझ लीजिए MKSS का रोल इन द बैकग्राउंड, करंट सिनेरियो, और RTI कब आया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। RTI भारत के अंदर कब आया, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन थोड़े से इंडियन, कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पूछ रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज़ गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जवाबदेही से रिलेटेड पूछा है आपसे, और ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज़ फॉर्म मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी PDF मिल जाएगी इसकी, पर आप वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी मैं बीच बीच में क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी क्वेश्चन बताता जाऊँगा। तो पहला है स्टेटमेंट, जवाबदेही उस रिश्ते में होती है, यानी अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप when for the performance of function an individual or a sub-body is subject to another oversight, direction or request that the individual or the body should provide justification for their action। यानी ये पहला स्टेटमेंट दिया है कि व्यक्ति या निकाय के अपने कार्यों के निष्पादन, यानी कि जो वर्क कर रहा है उसका अधीन होना पड़ता है और औचित्य प्रदान करता है, पहला। दूसरा है जवाबदेही के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कानूनी जवाबदेही, सामाजिक यानी कि लीगल, सोशियो यानी कि सोसाइटिकल, और आपके हो जाती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इत्यादि जो जिम्मेदारियाँ होती हैं। थर्ड है जवाबदेही केवल विकसित देशों की संस्थाओं प्रक्रियाओं में ही पाई जाती है, ऐसा स्पेशली पूछा गया है। अब देखिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल क्या केवल हो। डी है सार्वजनिक अधिकारियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन जवाबदेही की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता। द इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल कैन नॉट बी वैल्यूएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो आपको आंसर इसका बताना है। पहले तो कुछ तो आपको एलिमिनेशन से ही हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती। द आंसर इज़ AB। मैंने बताया था यहाँ केवल सब हट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल विकसित देशों में यानी अमेरिका में ही पाई जाती, UK में पाई जाती, काफ़ी अन्य देशों में से भारत में भी पाई जाती हैं। आंसर ऐसे आपका C हट गया था। अब देखिए AB सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील भी करना है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या देते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि उत्तरदायित्व क्या है, ये इसके बारे में पूछा है। उस रिश्ते में मौजूद है, यानी कि इस रिलेशनशिप व्यक्ति या निकाय का अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य निरीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल और बॉडी टू सब्जेक्ट टू अनदर ओवरसाइट,
डायरेक्शन और रिक्वेस्ट द इंडिविजुअल और द बॉडी शुड प्रोवाइड जस्टिफिकेशन इन देयर डिसीजन। यानी ऐसा समझ लीजिए उत्तरदायित्व आपका किसी के प्रति उत्तरदायित्व हो। आप किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं, आप उस पर खड़े उतरते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं तो उनको पद जिस विषय का दिया गया है आप उसमें अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं कि हाँ वो वर्क कर रहे हैं। बी कहता है, मतलब ऑप्शन में जो स्टेटमेंट में था कि उत्तरदायित्व के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि कानूनी हो सकती है, लीगलिटी में आप क्योंकि आपने लीगल कोई वर्क किया तो आपने अपना पूरा काम किया। सोसाइटिकल हो सकती है क्योंकि सोशियो आपकी सामाजिक कुछ उत्तरदायित्व हैं जैसे हम लोगों के भी हैं। फिर राजनीतिक उत्तरदायित्व होते हैं जो राजनीतिक पद पर उत्तरदायित्व देते हैं, यानी चेक एंड बैलेंस का जैसे भारत में पाया जाता है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपने फ्रेमिंग समझी, इस डिटेल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब नेट के लिए ज़्यादातर ये पाए जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट वाइज में। और यूपी हायर एजुकेशन या फिर आपके हरियाणा में और यूजी नेट कॉन्वेंट सिलेबस या आरपीएससी में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। पढ़िए ध्यान से इसको, नॉट करेक्ट आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस के कौन सा नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, पहला है ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, पहला स्टेटमेंट यानी लागत को कम कर दिया है क्या। दूसरा पूछ रहा है कि ई गवर्नेंस रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, क्या पारदर्शिता को कम करता है। थर्ड पूछा है ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट, या मतलब इनपुट बढ़ा दी मतलब काम, मतलब लोगों की भागीदारी को, या लाल फीता शाही को बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन अलग कर सकते हैं हम लोग। क्या भी हो सकता है, ये देखिए ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका आपका होगा ए और सी। एक मिनट में देखता हूँ क्या हो गया। अच्छा गलत बताना था, इसमें आंसर है B2। मेरा सॉरी फॉर, मैंने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा था, मैंने कहा सही वाला पूछ रहा है, तो इसमें गलती हो सकती है, आप भी देखते रहना इस चीज़ को। तो कम करता है ये एक हो जाएगा, सही है ये, ठीक है। पारदर्शिता को कम करता है, गलत है ये। इनपुटों को बढ़ाता है, सही है। अंदर लाल फीता शाही को बढ़ाता है, गलत है ये, ठीक है, मतलब गलत जो पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नागरिक चार्टर को पहली बार किस वर्ष ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में व्यक्त और कार्यान्वित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि जो सिटीजन चार्टर है, जो सिटीजन चार्टर है उसके बारे में पूछ रहा है कि भारत में भी कब आया। तो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इंडिया में चार्टर कब आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपका 2। आपका आंसर इसमें 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1997 भारत में हो जाएगा, ठीक है। मैंने भारत के बारे में थोड़ा दे दिया और यहाँ आपको ध्यान रखना है ये है ब्रिटेन से रिलेटेड, ठीक है। ब्रिटेन में 1991 में आया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़िए क्योंकि अगले अगर आप कमेंट सेक्शन बताते हैं तो इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो सिटीजन के बारे में बनाई जाएगी। भारत में समझ लेते हैं, भारत में कब आए। 1997 में शुरुआत हुई उत्तरदायी प्रशासन के लिए, और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था इससे रिलेटेड दिल्ली में, उससे बड़ा। गवर्नमेंट लीड करती है द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप ध्यान रखना है कि इसका विभाग कौन सा, इसका शॉर्ट नेम है डरपस। इसका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, यानी डरपस लीड द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर एक्ट। अगर सिटीजन चार्टर से अगला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट कौन होता है, उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस यानी डरपस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्टिंग असर्शन रीजन में क्वेश्चन है कि अनुबंध और सार्वजनिक नीति भागीदारी अब कई देशों में सार्वजनिक सेवाओं और निर्णय लेने की वास्तविकता का हिस्सा बन गए हैं। मतलब कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेटशिप एक साथ हो गई है, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेटशिप हो गई है। सेकंड पूछ रहा है कि शासन से जुड़े निर्णय लेने की जटिल वास्तविकता यानी कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ डिसीजन, यानी सरकार को समझाने और नियोजित ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक कोड के बीच एक अलगाव करता है क्या। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या अलग करता है, दोनों साथ में रहता है। तो आंसर इज 2। दोनों चीज़ें सही लिखी हैं बिल्कुल, कैसे इसको समझते हैं, बट अगर नॉट करेक्टली, क्योंकि वो चीज़ अलग कह रहा है पहला स्टेटमेंट यानी अवकथन ये यानी असर्शन, और रीज़न कुछ और कह रहा है। जैसे पढ़ते हैं अनुबंध और सार्वजनिक निजी भागीदारी। अब जैसे हम लोग भारत में लेते हैं PPP मॉडल आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल आता है, यानी सरकारी भी होगी प्राइवेट भी होगी कंपनियाँ। और दूसरा आर कह रहा है कि यानी रीज़न कि शासन से जुड़े निर्णय लेने की जटिल वास्तविकता और सरकार को समझाने और नियोजित ठहराने के लिए मानक कोड का एक अलग अलग होता है, क्योंकि एक अलग पैटर्न बता रहा है, एक अलग पैटर्न बता रहा है, ठीक। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी मतलब बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में कौन से कथन सही पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में रेफर टू द लीगल एंड हायरार्किकल लोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रशासनिक जवाबदेही उत्तरदायित्व के कानूनी और पदानुक्रमिक स्थान को संदर्भित करती है क्या। पहला। बी। प्रशासनिक जिम्मेदारी के नैतिक और मानक अर्थ होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकल एंड नॉर्मेटिव कन्नोटेशन। उसके बाद में थर्ड इज प्रशासनिक जिम्मेदारी का तात्पर्य क्या है कि सार्वजनिक अधिकारी उचित प्रशासन और नीति के स्पष्ट और निहित मूल्यों का पालन करेंगे। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। कैसे, अब तो समझते हैं। पहला देखिए, इसमें तो समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी का तात्पर्य उचित प्रशासन और नीति के स्पष्ट निहित मूल्यों का पालन करेंगे। ठीक है, इसके कीवर्ड भी समझ में आ रहे थे। अब देखते हैं बी। प्रशासनिक जिम्मेदारी नैतिक और मानक अर्थ होते हैं। कुछ नैतिक वाले होते हैं, कुछ मानकता के हिसाब से होते हैं। ठीक है, और आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जवाबदेही उत्तरदायित्व के कानूनी और पदानुक्रमिक स्थान को संदर्भित करती है, यानी प्रशासन में अधिकारी के लेवल और उनका कानूनी के साथ में, क्योंकि सबका अपना पद निर्धारित है, और नियंत्रण और जवाबदेही एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस करना एक दूसरे के ऊपर, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तीनों सही है, और आप चाहें तो इससे एक लाइन के नोट, शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। आपको लगता है जो स्टेटमेंट आपका गलत हुआ या आपको नहीं पता था, उसके बारे में आप नोट भी कर सकते हैं। हेलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोनोलॉजिकल बताना, सीक्वेंस बताना है कि इनका सही क्रम क्या है, पहले कौन सा है बाद में कौन सा आया, तो इसके बारे में आपको बताना है। पहला है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ, गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तारकुंडे कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म या इलेक्शन कैंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो आपको इसका बताना है कि क्या है इसका सही आंसर। तो आंसर इज आपका ABDC होगा, सॉरी ACBD संसदीय समिति, फिर आई आपकी तारकुंडे, फिर आई गोस्वामी चुनाव बयान। देखते हैं इसमें कैसे है। चुनावी संसदीय समिति बनती जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी 1971-72, JPC कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं। अभी एक और कमेटी बनी, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि JPC कमेटी किसके लिए भी करें। अभी फ़िलहाल में एक बड़ा नाम इस समय चल रहा था संसद के अंदर, उसमें JPC कमेटी बनाई गई है। किस विषय के लिए बनाई गई है ये आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं ना। तारकुंडे कमेटी क्या है, किस पे बनाई गई थी, इलेक्शन रिफॉर्म पे 1975 में ये बनती है। आप समझिए तारकुंडे कब बनी होगी, JP नारायण, आप समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आने थे। उसके बाद गोस्वामी कमेटी आती 1990 में, जब हमारा LPG आने ही वाला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने वाला था, उससे पहले ही आई थी। और राजनीति का प्राधिकरण के खिलाफ आया था 1993 में, बोहरा समिति के नाम से जाना जाता है। अब समझ लीजिए आप इस कमेटी को ध्यान से देख लें, ये चारों कमेटी जो हैं इनकी डिटेल्स थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, और शॉर्ट नोट्स में आपको ऐड कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये कमेटियाँ रेगुलर पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर नॉट द फॉर्मल मोड ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा क्या इसके अंदर जो भागीदारी का औपचारिक तरीका नहीं है। रिकॉल यानी स्मरण, यानी कि बार बार याद दिलाना। प्रेशर ग्रुप यानी कि नॉन पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं जो हमारी सरकार को, नीतियों को प्रभावित करते हैं। रेवोल्यूशन या क्रांतियाँ कर देना, या जनमत कर देना। तो इसमें से क्या नहीं है, तो इसका आंसर है रेवोल्यूशन। इसका आंसर नहीं है, मेरे को तरीका नहीं है। उसका रीज़न क्या है, की एस्पेक्ट्स मैंने कुछ दे रखे हैं इसमें, आप मतलब उसको समझ लीजिए। हिंदी में नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक होता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप खुद करते हैं उसके अंदर। ठीक है, कैसे, वोटिंग के थ्रू। इसमें आप कीवर्ड लिख लीजिए, पब्लिक हियरिंग जो होती हैं, लोगों की सुनवाई। रेफरेंडम होता है, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं स्पेसिफिक इशू पे लेकर। और सिटीजन जूरीज बनती हैं, यानी कि लोगों की कह सकते हैं न्यायपाल के छोटी छोटी जगह पे कि क्या ऐसा है कि नहीं, डायरेक्ट होता है ये। इनडायरेक्ट में प्रेशर ग्रुप आपके आ जाते हैं सारे। नॉन गवर्नमेंट NGOs जितने भी हैं, डायरेक्टली नहीं, वो NGO थ्रू होते हैं। मीडिया हमारी करती है इस चीज़ को लेके, शो करती है। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन। उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारी बनी होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो हमारे, और एक सोशल ऑडिट होता है। इसके जरिए इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जब देखिए जब हम सामने उसके मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा हमारी किसी सरकार से रिलेटेड में। और आपका जो इनडायरेक्ट होता है तो किसी ग्रुप के थ्रू हो गया, सोशल ऑडिट हो गया, सामाजिक अंकेक्षण, पर हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं ना। तो उस रिलेटेड ये पूरा हमने लिखा है कि अगर आपका कहीं क्वेश्चन इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। हम लोग बढ़ते हैं सूचना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेलिब्रेटेड। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका आप लोग आंसर जरूर दें कमेंट सेक्शन में। आंसर इज 28 सितंबर।
कैसे, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। महत्व इसका पहले देखिए, ये मैंने लिखवा दिया 28 सितंबर है, ठीक है। अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है। इसका क्या है महत्व, ये मौलिक मानव अधिकार के रूप में सूचना के पहले, जिसे हम लोग आरटीआई, जिसे हम लोग अपने यहाँ भारत में कहते हैं 2005 का, वो इसी से रिलेटेड ही आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये बात कर रहा है कह सकते हैं ऑल ओवर इंटरनेशनल में। और क्या रिलेट करता है, यह मौलिक मानव अधिकारों की सूचना का प्रकाश डाल देगा फंडामेंटल ह्यूमन राइट के रूप में। उसके बाद में यह पारदर्शिता यानी कि आगे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सुशासन पर, यानी कि कह सकते हैं आपकी गुड गवर्नेंस पे आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका पर जोर देगा। इसका उद्देश्य क्या है, सूचना कानूनों तक पहुंच का विस्तार करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें कीवर्ड है जवाबदेही, पारदर्शिता, सुशासन। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पृष्ठभूमि क्या थी, यूनेस्को घोषणा 2015 में, यह ध्यान रखना कब आया, 28 सितंबर को, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 2015 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र महासभा की मान्यता कब मिली, 2019 में, ये रहा, ठीक है। 28 सितंबर को सूचना सार्वभौमिक, पहले यूनेस्को ने इसको लेके आया। यूनेस्को आप जानते हैं किस तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत, इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए रहती है। तो उसी ने ये डेट को अनाउंसमेंट करा 28 सितंबर को, ठीक है। आप इसको नोट्स में कर लीजिए, जैसे डेट हो गई, किसने कब किया, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट। विकास के लिए भागीदारी दृष्टिकोण के बारे में सही कथन नहीं है, ये पूछा गया है, नॉट ट्रू। और ये क्वेश्चन बड़ा बारीकी से देखिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में वो नॉट ऐसे छुपाएगा। अभी जो रिसेंटली नेट एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें लिखा होता था नॉट, इसमें से ट्रू बताइए, इसमें से नॉट ट्रू बताइए। तो जिस तरीके से आप देख के चलना। यह दिल्ली सरकार की पहला ये पूछा जा रहा है, यह स्थानीय स्वशासन के पारंपरिक मॉडल के समान है, इसमें जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन शामिल है, या इसे नागरिक समाज की भागीदारी से लागू किया जाता है। तो आंसर आपका सामने ही है, दो नहीं होगा इसका, दिल्ली सरकार की पहले। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली आप इतना ना पूछा जाए, बट आप समझ लीजिए कि भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट है जो इट सिटीजन गवर्नमेंट पार्टनरशिप इनिशिएटिव था, इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली इंडिया में इसको लागू किया गया। भागीदारी यानी होता है आप उसमें अप्रोच करें या उसके अंदर रहें। इसका उद्देश्य क्या था, नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर स्थानीय शासन में नागीदारी मैंने बताया भागीदारी को बढ़ाना था, सिविक पार्टिसिपेशन विद लोकल बॉडीज या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ मिलकर इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर की एक व्यापक वेबसाइट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा कि लोगों को गलत हो सकता है, पर आप हर वेबसाइट तो आप नहीं चेक कर सकते, बट आप इसका याद कर लीजिए क्या इसका आंसर है। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। इसका आंसर है goicharter.nic.in, ठीक है। अब आपको अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि इसका कार्य मंत्रालय, मैंने जिस मंत्रालय से आता है उसका वो कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, ठीक है। और इसका मैंने एक इमेज लगाई है, जिस तरीके से ये वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने। तो ये सोर्स इसका goicharter.nic.in, NIC जो है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है, उसको मैनेज करता है। इंडियन वेबसाइट है, इन लगा हुआ है इसीलिए। और इसमें देखिए ये कभी पूछ देते हैं, देखिए ये लिखा है कि किस मेंटेन करता है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। और ये ध्यान रखना आपको है कि इस वेबसाइट पे एक बार जाके आप विजिट करिए तो आपको पता चलेगा इसमें वेबसाइट में और क्या क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सिटीजन चार्टर से बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। प्लेस द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव, उनको बताना है कि अनुक्रम कब कब आया, मतलब एक्ट जब बना है संसद के द्वारा तो ये कब किस डेट के अकॉर्डिंगली आया क्रोनोलॉजी में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी हद तक इस एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी अमेंडमेंट पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन का लोकमान्य लोकायुक्त एक्ट, तो अगर आपको पता है तो सूचना का अधिकार आया 2005 में। फिर आया उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब आया, 2009 में। और आपका कब आया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2019 में। इसलिए मैंने ये लिख दिए सारे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, लोकपाल एक्ट 2013, अच्छा ये 2013
2013 में बना। मैंने 2019 का समझा था, ये कब लागू हुआ, मतलब यहाँ पे बने थे लोकपाल पहला। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका बना, अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2005 में सूचना का अधिकार याद रखना है, शिक्षा का अधिकार 2009, 2013 लोकपाल लोकायुक्त और 2019 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आंसर इज 2 ACDB। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज या रूल्स आर रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। कौन सा नियम लोगों के अधिकारी या प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन RTI से ही रिलेटेड है। अगर आपने इस क्वेश्चन को, मैं बताऊंगा कि डील कैसे करना था। तो ये पहले है कि अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम 1923, जांच आयोग अधिनियम 1952 यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, सी है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872, या डी 5वां वेतन आयोग। यानी इसमें से कौन से हैं जो रोकता है बेसिकली अधिकारियों की जानकारी को आपके सामने शो होने से। तो आपका सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जो 5वां वेतन आयोग इससे कोई रिलेट नहीं करता, 5th पे कमीशन, यानी ये कट जाएगा, ये ऑप्शन सारे चले जाएंगे और आपका आंसर सॉल्व सही हो जाएगा, ये वाला ABC। अब तो समझते हैं कैसे। जो 2005 से पहले जितने भी नियम बने थे वो यही कहते थे कि जो सरकारी इन्फॉर्मेशन वो किसी को शो ना की जाए। 2005 से पहले, ठीक है, RTI से पहले। RTI के बाद तो सारी जानकारी मिल ही जाती है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 यानी आज़ादी के अंग्रेज़ों के समय का। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट थे 1923 के, सरकारी गोपनीयता अधिनियम। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट था आपका, जांच आयोग अधिनियम था। उसके बाद में अखिल भारतीय उच्चारण यानी कि कंडक्ट वाले रूल 1954। सेंट्रल यानी कि सेंट्रल की जो सर्विसेज करते थे, ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। और केंद्रीय वाली जो सर्विसेज थी 1955 में था। और रेलवे आचरण नियम था 1956। अब इसको क्या करिए, आप नोट्स में ऐड कर लीजिए अपने। इससे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से इसका क्रोनोलॉजी बन जाए कि ये आप क्रोनोलॉजी में लगाइए ये सारी चीज़ें। भारतीय साक्षरता अधिनियम को लगाइए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, जांच आयोग अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा और रेलवे सेवा को क्रोनोलॉजी में आप लगाइए। और इनकी डेट भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो इसको जरूर आप नोट करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर फर्स्ट टाइम। अब ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट टाइम पे किसने इसको किया, ये आपको बताना है, किसने सिफारिश की। तो आपका आंसर है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसने इसकी सिफारिश की थी। इसका हम थोड़ा समझ लेते हैं। ARC से हम लोग कहते हैं, ARC जो था वो 1966 में आया। आपको डेट याद रखनी है। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने। इसका प्राइमरी गोल था, प्राथमिक लक्ष्य था लोक प्रशासन में सुधार के लिए, जैसे उसका नाम ही लोकपाल एंड लोकायुक्त। शासन संरचनाओं को बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में देना है कि पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि पहला लोकायुक्त किस स्टेट में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में तक विस्तारित किया गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, इससे क्वेश्चन पीछे भी पूछे जा चुके कई एग्जामों में कि इससे जो डेट आएगी उससे रिलेटेड। तो शेड्यूल्ड एरियाज़ में इसको बढ़ाना था। अब आपको पता होना चाहिए जब ये आर्टिकल आया था संविधान संशोधन अपना पंचायती राज का, तो इसमें ये था कि जो शेड्यूल्ड एरिया तक नहीं था, फिर उसके बाद बढ़ाया गया क्योंकि वहाँ के खुद ही अपने लॉस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर है 3 1996। अब कैसे आया इसको समझते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ में आया था पेशा। आपको ध्यान रखना पेशा भी पूछा जा सकता है कि पेशा कब आया। ठीक है, डायरेक्टली भी। ठीक, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज़ आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है ये लेजिस्लेशन इन इंडिया एम टू एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है शेड्यूल्ड एरियाज़ में। और उसके साथ में सेल्फ गवर्नेंस। अब ये बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं। सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है, जैसे टू प्रोवाइड सेल्फ जनजातीय समुदायों को कुछ स्वशासन की प्रदान करना। ठीक है, पहला एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक है, उसके बाद थर्ड है जनजातीय अधिकारों का संरक्षण करना, जनजातीय समुदाय के अधिकारों और हितों विशेष रूप से उनके भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा करना। देखिए डायरेक्टली आएगा तो आपको पता है कि ट्रैवल के बारे में सभी को जानकारी नहीं होगी, बट इसीलिए पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया लाएगा कि वहाँ स्पेशली जो नियम बनाए जाएंगे वो एरिया के हिसाब से बनाएं। विकेंद्रीकरण, सत्ता और निर्णय लेने को जमीनी स्थिति तक विकेंद्रित कर देना यानी डिसेंट्रलाइज, और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट
टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज इन द कंसिस्टेंट विद द नीड्स एंड एस्पिरेशन फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर इस चीज़ को वर्क करना। अब सीधा समझिए कि ये इसलिए लाया गया कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए हमारे संविधान में कुछ स्पेशल आवंटन मतलब उसमें प्रावधान किए गए हैं। अब उन प्रावधानों को अगर इससे क्लैश होते तो इसलिए पैसा लाया गया और उससे उस लोकल जनजाति को उसकी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया हमारे इस पंचायती राज सिस्टम को। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आज के समाप्त हुए। अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। आप टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह वीडियो के टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई आगे की सजेशन देना दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट या जिस भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी ये। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। और इसके साथ में एक ये क्वेश्चन था इसमें पैसा वाले में कि आपको ये बताना है कि पहला जो जिला पंचायती राज का पहला जिला कौन सा था जिसमें लागू किया गया और किस डेट को किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना।